Hello and welcome back. So today we are going to discuss previous year questions that have been asked in your SSC CGL exam. So let's get started. So first question is, which of the following keyboard shortcuts is used to insert hyperlink in selected text in Microsoft Word? आपके Microsoft Word में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो हाइपरलिंक इंसर्ट करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर? सो बिफोर मूविंग टू दिस लेट अस डिस्कस व्हाट इज हाइपरलिंक एंड व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट. ऑलराइट, सो देखो यहाँ पर हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी हैं, दैट इज हाइपरटेक्स्ट एंड द सेकेंड वन इज हाइपरलिंक. ऑलराइट, सो पहली चीज़ है हमारे पास हाइपरटेक्स्ट. ये हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? देखो, कभी भी आपने देखा होगा कि आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी की, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है ना, लोकेशन, मतलब उसमें मान लो एक ऑप्शन है जैसे कि अबाउट अस. अब आपने इस अबाउट अस पे क्लिक किया और एक वेब पेज आ गया उनका, जो कंपनी है उसका, बहुत बड़ा सा. ठीक है, तो अब ये जो अबाउट अस है यही है आपका हाइपरटेक्स्ट. अब जो अबाउट अस के नीचे ये लाइन लगी हुई है ना, जिससे ये वेब पेज खुल रहा है, दैट इज़ नोन एज हाइपरलिंक. ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपका हाइपरलिंक है वो आप इंसर्ट कैसे करते हो, कैसे करोगे इंसर्ट. चलो देखते हैं. सो चलिए, जैसे कि एक वर्ड फाइल है, ठीक है, वर्ड है, और मैंने इसमें लिखा ही इज़ वेरी हैंडसम. अब जब मैंने लिखा ही इज़ वेरी हैंडसम, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जो हैंडसम है इस पर क्या करना है, एक हाइपरलिंक लगाना है. किस पे लगाना है? हैंडसम के ऊपर एक हाइपरलिंक. मैं इंसर्ट पे गई, मैं लिंक पे गई, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस देखे. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसके साथ अटैच करनी है ये ह्यूमन कैपिटल की फाइल. मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक ब्लू कलर का आपका आइकॉन दिख रहा है. आपको आइकॉन नहीं बट ब्लू कलर की जो ये हेडिंग दिख रही है आपको, हैंडसम, और उसके नीचे एक लाइन. तो ये क्या हुआ, हाइपरलिंक आपका लग गया हैंडसम के ऊपर. अब इसको खोलेंगे कैसे? आपको कंट्रोल प्लस क्लिक को करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक. जैसे ही हमने ये करा तो एक आपको दिख सकते हो कि दिस लोकेशन में भी अनसेफ, ये छोड़ो, मैंने कर दिया यस, कोई बात नहीं. ठीक है, तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो लिंक पे ये मेरा आ गया है सामने. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल और डॉग्स. सो ये है बेसिकली आपका कि किस तरीके से आप लगाते हो हाइपरलिंक. चलिए, सो हाइपरलिंक आई होप आपको समझ में आ गया. देखो, अगर सिर्फ पाथ सिलेक्ट करना है ना, तो आप लिंक पे जाओगे और कोई भी पेज को सिलेक्ट कर लेना तो आपका पाथ नीचे लग जाएगा. तो ये था आपका हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक का फंडा. अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. बिफोर मूविंग टू दिस, मैंने इसका ऑप्शन तो बताया नहीं. सो द आंसर इज़ कंट्रोल प्लस के. ये है आपकी शॉर्टकट की, ताकि आप जो है हाइपरलिंक इंसर्ट कर सको सिलेक्टेड टेक्स्ट में. अब नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं. तो कुछ जर्नल शॉर्टकट्स हैं आपके, जैसे कंट्रोल प्लस एन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एफ से सेव हो जाता है आपका करंट डॉक्यूमेंट. तो ये सारे जितने भी वर्ड में शॉर्टकट कीज़ हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, let's move forward. Next question is, the instruction that is not to be executed immediately is placed in. जो इंस्ट्रक्शन आपकी immediately एग्जीक्यूट नहीं होनी वो आपकी कहाँ पर प्लेस्ड होती है? तो वो होती है आपकी इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में, दैट इज़ योर IBR. ऑलराइट, देखो पहला हम देखते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को यूज़ क्यों करते हैं. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हम एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली. ठीक है,
ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। देखो अगर कोई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो करंटली सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसका जो एड्रेस है ना वो हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करेंगे। मतलब उसका एड्रेस जो होगा वो कहाँ पर स्टोर होता है या स्टोर करते हैं, वो होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। आगे देखो, अगर आपने कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है ना, जैसे कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम होता है ना, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो दैट इज़ नोन एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो देखो अगर आपने कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं जिसे बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक है, हम उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना है मान लो, तो ALU जब उन्हें एग्जीक्यूट कराएगा ना, उससे पहले हमें मेमोरी से उस प्रोग्राम को उठाना पड़ता है। तो जब हमने उस मेमोरी से उठाया तो वो कुछ समय के लिए IR दैट इज़ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रेस्ट लेगा। उसके बाद जो है ना उसकी डिकोडिंग होती है, तो उसी को आप क्या बोलते हो, दैट इज़ IBR, ठीक है, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। अब बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की, दैट इज़ PC इज़ योर प्रोग्राम काउंटर। देखो प्रोग्राम काउंटर में ना इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होता है ना, जिससे हम एग्जीक्यूट करना होता है बेसिकली, वो स्टोर होता है। अब हमने जैसे सबसे पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में पड़ी है, ठीक है। अब मेमोरी में कौन से एड्रेस पे पड़ी है ना, वो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है बेसिकली। ऐसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, अब आपको पता है प्रोग्राम हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, C, जावा, कोबोल, और कितनी लैंग्वेजेस हैं आपकी, पाइथन है ना। तो मान लो कोई भी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, C लैंग्वेज का ही है, तो जैसे C लैंग्वेज इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया बहुत छोटा सा ABC, इंट ABC, जहाँ पर हमारा A जो है वो 20 है, B जो है वो हमारा 30 है, एंड C है आपका A + B, मतलब 20 + 30 = 50 आना चाहिए। अब इससे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ना लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना कंपाइलर। तो ये क्या करेगा, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी जिस लैंग्वेज को हमारी मशीन दैट इज़ हमारा कंप्यूटर समझता है, और वो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करेगा कौन, वो करेगा हमारा कंपाइलर। यहाँ तक आया समझ में? कंपाइलर क्या करेगा, हाई टू लो लेवल। अब लो लेवल में जब ये कन्वर्ट होता है तो उसका फंडा क्या होता है, देखो जो आपका 20 है, ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, जैसे कि आपको 20 है, अगर इसको हमें बाइनरी में लिखना है तो यू विल राइट इट 0B 10100, और आपका 30 है, उसको आप लिखोगे बाइनरी में 11110, और अगर आपको इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है यू विल राइट 1E, एंड अगर आपको इसे बाइनरी में ही लिखना है तो ये है इसका कोड। ऑलराइट, अब हम इसे प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, मतलब अगर आपके कंप्यूटर में वो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट होगी, तो उसके लिए मैं आपको लिख के बताती हूँ कि किस तरीके से लिखा जाता है कोड। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने ले लिया एड्रेस, यहाँ मैंने लिया इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब एड्रेस में यहाँ पर कोई भी एड्रेस हो सकता है, मान लो मैंने 101 ले लिया, 102, 103, कोई भी रैंडम एड्रेस मैंने उठाया है। फिर यहाँ लिखा मैंने मूव A, आगे या तो मैं हेक्साडेसिमल में लिख लूँ इसको, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, MOVBIE, या फिर मैं लिखती हूँ इसको सीधा बाइनरी में MOVA, क्योंकि अल्टीमेटली उससे कंप्यूटर को अल्टीमेटली बाइनरी में ही समझना है ना। तो MOVB 11110, ये है इंस्ट्रक्शन 1 आपकी, ये है इंस्ट्रक्शन 2, और तीसरी इंस्ट्रक्शन में हम लगाते हैं ऐड B।
यहाँ तक आ गया समझ में। अब ए और बी क्या है, सबसे पहले ये देखो, ए है आपका, क्या होता है ए इज़ योर एक्यूमुलेटर एंड जो आपका बी है वो है आपका रजिस्टर। यहाँ तक आया। मूव ए, आगे ये बाइनरी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर में 20 वाली वैल्यू को, जो 20 वाली वैल्यू है 20, एक्यूमुलेटर में 20 को डाल दो, ठीक है। मूव ए का मतलब है ए में 20 डाल दो। मूव बी मतलब बी में, बी रजिस्टर में 30 वैल्यू डाल दो। और ऐड बी का मतलब क्या होता है कि ऐड वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर टू योर बी। ऐड बी मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू को बी में ऐड कर दो, दैट इज ऐड बी, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर की। अब प्रोग्राम काउंटर में क्या चीज़ स्टोर होगी, पहले प्रोग्राम काउंटर में मान लो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो प्रोग्राम काउंटर में 101 वैल्यू होगी, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना, मान लो जैसे ही इसने एग्जीक्यूट होना शुरू कर दिया या फिर मैं कहूँ इसको डिकोडिंग होनी शुरू हो गई, तो सडनली आपकी प्रोग्राम काउंटर दूसरी वाली वैल्यू ले लेगा 102। ऐसे ही 102 की जैसी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई तो प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू आ जाएगी 103। मतलब जो भी नेक्स्ट वाली एग्जीक्यूशन जो होनी होती है ना, प्रोग्राम काउंटर उसकी वैल्यू ले लेता है, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आती कैसे हैं, तो एक तो एड्रेस बस और दूसरी है डेटा बस। इसके थ्रू में सारी जो हैं आपकी चीज़ें आती हैं। तो ये एड्रेस आपका प्रोग्राम काउंटर में कहाँ से गया, ये गया आपका एड्रेस बस के थ्रू, ऑलराइट। फिर आपकी आती है डेटा बस। अब हमारे पास ना डेटा बस के थ्रू हमारे पास डेटा आएगा और फिर हमने, ठीक है, कॉल करके जो I1 है ना, I1 को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करा दिया। अब I1 में जैसे ही हमने स्टोर कराया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जैसे ही हमने I1 को स्टोर कराया, तो IR जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ना, उसमें ना आने के बाद ये होता है डिकोड। जब हमने डिकोड कर दिया या फिर जब हम डिकोड कर रहे होते हैं तो वो प्रोग्राम काउंटर में एक वैल्यू बढ़ जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये था आपका प्रोग्राम काउंटर का फंडा। फिर आता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ना, ये आपका यूज़ होता है टू स्टोर मेमोरी एड्रेस दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय CPU। मतलब जैसे व्हेन CPU, जब देखो जब भी CPU को ना मेमोरी से डाटा को रीड और राइट करना होता है तो इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन दिस रजिस्टर, ठीक है। किसमें, MAR में। मूविंग फॉरवर्ड, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने चारों का आपका डिटेल्स दी हुई हैं। दैट इज़ करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दैट इज़ CIR। CIR क्या होल्ड करता है, वो इंस्ट्रक्शन जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है बाय द CPU, ठीक है। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, करंट से ही पता चल जाएगा आपको कि जो इंस्ट्रक्शन करंटली CPU के द्वारा एग्जीक्यूट हो रही होती है, दैट इज़ हेल्ड इन CIR। पर्पस सेम है कि इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम मेमोरी टेम्परेरली वाइल इट इज़ बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। मतलब कि ये जो है इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी से फेच होती हैं उसको टेम्परेरली स्टोर करता है जब वाइल इट इज़ बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड, जब वो डिकोड और एग्जीक्यूट हो रहा होता है। सेकेंड इज एंश्योर्स द CPU नोज विच ऑपरेशन टू परफॉर्म। ये इंश्योर करता है कि CPU को पता हो कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये CIR। तो ये आपकी इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU की कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल, मतलब अगर आपका CPU है वो एक एग्जीक्यूशन कर रहा है, जैसे ऐड A, B, ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है ऐड A, B। तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पर होगी आपकी, ये इंस्ट्रक्शन होगी आपकी CIR में, ठीक है। सेकेंड इज प्रोग्राम काउंटर, जो बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो।
प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये रजिस्टर है जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होनी होती है। नाउ पर्पस क्या है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम, पहला। सेकंड है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देता है, जैसे ही आपकी ईच इंस्ट्रक्शन फेच होती है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, जैसे एग्जीक्यूशन होती है या फिर डिकोडिंग होती है, तो उस ऑटोमेटिकली आगे आगे वाले उसको बढ़ाता जाता है नंबर्स को, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। लोकेशन कहाँ है ये, इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU's कंट्रोल यूनिट, ये CPU के कंट्रोल यूनिट का पार्ट है। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं प्रोग्राम काउंटर का। देखो इफ़ द इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस 1020 इज बीन एग्जीक्यूटेड, PC विल पॉइंट टू 1021, एग्ज्यूमिंग सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है देखो अगर कोई इंस्ट्रक्शन है आपके 1020 एड्रेस पे और वो एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो प्रोग्राम काउंटर 1020 वाला एड्रेस नहीं लेगा, 1021 वाला एड्रेस लेगा, एज्यूमिंग सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है कि वो ऐसा एज्यूम कर रहा है कि भाई 1020 पे पहली इंस्ट्रक्शन है, 1021 पे दूसरी इंस्ट्रक्शन है, तो वो सीक्वेंशियल सोचते हैं, जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंशियली ही होगा, है ना। थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, दैट इज IBR। जो IBR है आपका, ये टेम्पररीली होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को जो कि मेमोरी के द्वारा फेच हुई होती हैं, अनटिल, जब तक, कब तक ये स्टोर करके रखता है अपने पास, जब तक ये CIR के पास ट्रांसफ़र ना हो जाए एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। पर्पस क्या है, देखो पर्पस है इसका, it acts as a staging area for instructions in certain CPU designs, enabling the control unit to process instructions efficiently। एग्जाम्पल देखो देखो CPU जो है ना आपकी, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस फेच करता है एक बारी में, तो वन पार्ट शुड बी मतलब ऐसा भी हो सकता है वन पार्ट में बी इन CIR वाइल द अदर इंस्ट्रक्शन जो है वो IBR में हो, समझ गए। मतलब कुछ जो एक पार्ट तो CIR में हो, फिर जो CIR के बाद IBR के बाद ही जो है वो CIR में जाता है ना, सॉरी CIR के बाद जो है IBR में जाता है। जस्ट अ मिनट, सॉरी ओके, IBR में पहले आता है, उसके बाद में जो है आपका CIR में जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गए थे, करंट है ना वो, करंट। चलो आगे चलते हैं। दैट इज़ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये आपका होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को, डाटा के मेमोरी एड्रेस को या फिर इंस्ट्रक्शन को दैट इज़ टू बी एक्सेस्ड इन मेमोरी, जो रेड और रिटर्न इन अ मेमोरी दैट इज़ टू बी एक्सेस। पर्पस है कि सेंड्स द एड्रेस टू द मेमोरी वाया एड्रेस बस, ये पर्पस पहला। दूसरा है acts as an interface between CPU and memory for locating specific data and instructions। location है देखो इसकी part of CPU's memory management, it is a part of CPU's memory management system। देखो एग्जाम्पल है अगर आपके CPU को ना डाटा फेच करना है मेमोरी एड्रेस जो कि ये है, ठीक है, तो एड्रेस जो होगा ना, ये वाला एड्रेस वो MAR में प्लेस्ड होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल डैश डाटा ट्रांसफर्स फ्रॉम कस्टमर्स मशीन टू सर्वर। तो जब हम अपलोड करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो कस्टमर मशीन, मतलब कोई लैपटॉप है, आपका कोई लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, कोई भी चीज़ है, उससे सर्वर के ऊपर कैसे जाता है, वाइल अपलोडिंग। नाउ which of the following options of print settings is used to choose only specific pages in MS Word 365। जो MS Word 365 है आपका, उसमें वेरियस ऑप्शंस हैं, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट करंट पेज। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ये आपको वो करता है अलाउ कि आप अपने सिलेक्टेड स्पेसिफिक पेजेस को ही प्रिंट करा सको। तो देखो करंट पेज, अगर ये है प्रिंट करंट पेज, तो मतलब करंट पेज प्रिंट होगा।
अगर प्रिंट ऑल पेजेस है तो सारे के सारे पेजेस प्रिंट होंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास कस्टम प्रिंट है ना, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है वर्ड का जिसमें 50 पेजेस हैं और हमें टोटल 25 पेजेस कराने हैं, और उन 25 पेजेस में मैं चाहती हूँ कि पहला फर्स्ट पेज हो, थर्ड पेज हो, 7th पेज हो, 10th पेज हो, 15th पेज हो। तो मैं चाहती हूँ ये सारे पेजेस मेरे प्रिंट हो, इसके अलावा बीच में कोई भी पेज मेरा प्रिंट ना हो। तो इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट जो है आपका ये सिलेक्टेड पेजेस को ही प्रिंट करके देगा आपका, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, डैश इज़ अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज़ यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो हमने ऑलरेडी करा है कि रजिस्टर्स जो हैं आपके ये हाई स्पीड डिवाइस हैं used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing। ऐसी कैशे भी है आपकी, और हमने करा था कैशे और रजिस्टर्स में से कौन सा ज़्यादा फास्ट है, तो ये मुझे कमेंट करके बताना which one is faster, ठीक है। आगे चलो। नाउ यहाँ पर हम कुछ टर्म्स देखते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। देखो ऑक्सिलरी मेमोरी की बारे में पहले बात करते हैं कि ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है। देखो ऑक्सिलरी मेमोरी को ही ना हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी इसको हम बोलते हैं। यू नो कि हमारे पास दो तरीके की जैसे मेमोरीज़ हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में वही रैम रोम आ जाता है, सेकेंडरी में हार्ड ड्राइव हो जाती है और ये सब आ जाते हैं, फ्लॉपी वगैरह। तो ये होती है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी इज़ योर सेकेंडरी मेमोरी। ये याद रखना है, अगर पेपर में ऑक्सिलरी मेमोरी आ जाए ना सेकेंडरी की जगह, तो आपको लिख के आना है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। ये डाटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करता है, और ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। दैट मीन्स अगर आपकी नेट जो लाइट है, पावर है, वो चली भी गई तो भी आपका जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी कंट्रोल यूनिट। देखो CPU के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, ठीक है, दैट इज़ ALU एंड CU। ALU इज़ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड CU इज़ कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट एंड ALU ये कहाँ पर होते हैं, अगर आपसे पूछें कि CU और ALU और एक होता है आपका मेमोरी यूनिट, ये होता कहाँ है, तो ये CPU के अंदर होता है आपका, ठीक है। सो यहाँ आया आपका कंट्रोल यूनिट, ये है आपका मेमोरी। ये एक डायग्राम है जो आप बना सकते हो, मतलब नॉट दैट मच नेसेसरी, और मैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बस आपको कुछ यहाँ बताना है। ऑलराइट, तो ये आपका है कंट्रोल यूनिट। ये मेमोरी से कैसे वो करेगा बताओ इंटरैक्ट, और यहाँ पर ALU से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कैसे मतलब कनेक्ट होगा बताओ। एंड दिस इज़ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से अगर आपको कोई यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन लेनी है, तो बेसिकली यहाँ जो मेमोरी और इनपुट है और ALU और इनपुट आउटपुट यूनिट है, ये डेटा ट्रांसफ़र बस के थ्रू होगा, ठीक है। एंड कंट्रोल यूनिट से इनपुट आउटपुट यूनिट ये होगा आपका बेसिकली कंट्रोल बस से। आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ऑक्सिलरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट। तो ऑक्सिलरी मेमोरी जैसे कि हम कर चुके हैं, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है, and it refers to non-volatile memory that is used to store data and programs that are not currently in use by CPU. Already we have done it. जैसे कि अगर आपसे पूछे ऑक्सिलरी मेमोरी के एग्जांपल्स, तो हार्ड ड्राइव्स, HDDs, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSDs, USB ड्राइव्स, CDs, DVDs एंड मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। पर्पस है इसका, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोवाइड करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। सेकेंड इज supplements primary memory RAM which is volatile and limited in capacity। ये supplement करता है प्राइमरी मेमोरी को, RAM को, जो कि volatile है, ठीक है,
और इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। करेक्टरिस्टिक्स देखो, इसकी एक्सेस स्पीड स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। यू नो कि एक्सेस स्पीड जो होगी इसकी वो कम ही होगी प्राइमरी मेमोरी से। हम कोई चीज़ रैम से एक्सेस कर रहे हैं और एक चीज़ हम हार्ड ड्राइव से एक्सेस कर रहे हैं, दोनों में स्पीड का टाइम का फ़र्क है ना। सेकेंड इज़ हायर स्टोरेज कैपेसिटी एंड लोअर कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज। स्टोरेज कैपेसिटी हायर होती है और पर यूनिट स्टोरेज जो होती है वो लो होती है। देन यू हैव कंट्रोल यूनिट। अ कंट्रोल यूनिट इज़ अ component of CPU that directs the operation of processor. Alright. Purpose manages the execution of instructions by directing the flow of data between CPU, memory and input output devices. जो कि अभी हमने देखा ही था कंट्रोल यूनिट कैसे मैनेज करता है। मैं इसकी फंक्शनिंग आपको नहीं बता रही, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कंट्रोल यूनिट की फंक्शनिंग, तो मैं इसलिए आपको डायग्राम बताया था मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड फंक्शन है इसका, पर्पस क्या है, इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम एंड जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्शंस। अब फंक्शंस क्या है, फेचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी पहला फंक्शन, दूसरा है डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस टू अंडरस्टैंड देयर पर्पस, ठीक है। चलो आगे। देन यू हैव अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU ये क्रिटिकल पार्ट है CPU का जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। पर्पस क्या है इसका कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है एंड और नॉर नॉट, ठीक है। और कंपैरिजन को हैंडल करता है, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये सारे जो कंपैरिजन्स हैं उनको हैंडल करता है। देन यू हैव इनपुट आउटपुट। ये इनपुट लेता है रजिस्टर्स में से या मेमोरी में से और आउटपुट भी रजिस्टर या मेमोरी को ही ये देगा। एग्जांपल्स देखो ऑपरेशन के, जैसे कि 5 + 3 7 - 2 ये अर्थमेटिक, और चेकिंग के जैसे A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ लेस देन B, मतलब ये मतलब कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कराता है ALU आपका। विच कुकीज़ ट्रैक्स यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। सो द आंसर इज़ थर्ड पार्टी। देखो कुकीज़ क्या होते हैं, जब भी हम किसी ब्राउज़र पे जाते हैं ना तो उस पे ना उसकी कुकीज़ एनेबल्ड होती हैं, ठीक है। वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में ना क्या करती है, जैसे कोई भी हमने वेबसाइट विज़िट करी तो वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में एक फ़ाइल को ड्रॉप कर देती है। अब ये फ़ाइल सारा रिकॉर्ड रखती है अपने पास कि हमने कितनी देर क्या चीज़ सर्च की, क्या काम किया। सो बेसिकली ना ये फ़ाइल जो है ना जो मतलब मतलब यही काम करती है कि आपका पूरा जिस भी वेबसाइट पे आप विज़िट करते हो ना, मतलब उस वेबसाइट की अपनी कुकीज़ होती हैं, अपनी फ़ाइल वो अपने आपके PC में डालती है, तो वो यही चेक करती है कि आपने क्या सर्च किया, कितनी देर किया, क्या था। तो ये होता है आपका कुकी, ठीक है। जो फाइल कंप्यूटर की कैश मेमोरी में स्टोर होती हैं उनको भी आप कह सकते हो कुकीज़ होते हैं वो। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने अमेज़ॉन की साइट खोली, ठीक है, या फिर कोई मिंत्रा पे आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया, या ऑल राइट। तो हमें पता है हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स बहुत सारी हैं। तो जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल खोला अमेज़ॉन पे हमने बहुत सारी चीज़ें सर्च करी। मैंने घर का सामान मंगवाना है, मैंने शैम्पू सर्च किए, मैंने ऑयल देखे, मैंने क्रीम्स देखी, देन मैंने और डेली आइटम्स जो यूज़ में होते हैं वो सब देखे। तो अब मैंने उस अमेज़ॉन को बंद कर दिया, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है, वो जो कुकीज़ होती है ना वो एनेबल्ड होती हैं उसमें। अब एनेबल्ड का मतलब क्या है, वो क्या होती है, एनक्रिप्टेड होती हैं बेसिकली, ठीक है। अब एनेबल्ड हैं तो उसमें क्या करेगा कि जो वो फाइल होगी ना, जो वो कुकीज़ होंगी, वो ये देख लेंगी आपका कि यार आपने इस प्रोडक्ट पे कितना टाइम लगाया है, कौन सा प्रोडक्ट आपकी प्रायोरिटी है, कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है लास्ट टाइम, क्या है ना। तो ये सारी चीज़ ना वो जाके मेन जो आपकी अमेज़ॉन की साइट है ना वहाँ तक उस इंफॉर्मेशन को पहुँचाने का काम करती हैं कुकीज़। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस साइट को खोलते हो ना अमेज़ॉन की ही, तो वो जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो इन्हीं कुकीज़ की वजह से आती हैं आपके पास, ठीक है। तो ये है आपका कुकीज़ का फंडा। अब इसमें लिखा है विच कुकी
ट्रैक्स यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। कौन सी कुकी ट्रैक करती हैं आपको और आपकी जो प्राइवेसी है उसको एक्सपोज करती है, दैट इज़ थर्ड पार्टी कुकी। देखो, अगर आपने कोई भी ऐसी वेबसाइट खोल ली जहां आप देखते हो कि भाई खोली तो मैंने एक चीज़ थी लेकिन खुल मेरे पास 10-12 लिंक्स गए हैं और वो जो 10-12 लिंक्स हैं वो सारे मैलिशियस हैं, तो ऐसे में ना जो ये मैलिशियस वेबसाइट है ये आपके कंप्यूटर में कुकी डाल दे अगर, ठीक है, कोई भी ऐसी फाइल डाल दे, कोई भी ऐसा वायरस डाल दे, तो हमारे लिए हो जाती है बहुत बड़ी दिक्कत। अब ये थर्ड पार्टी कुकी ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं बिकॉज एनक्रिप्टेड नहीं है पहली चीज़ ये, और जब ये कुकीज़ हमारे कंप्यूटर में आती हैं तो ये हमारे कंप्यूटर में ना सारे लॉगिन सेशंस का डाटा पास में रखती हैं अपने, जिसकी वजह से ना बार बार ना हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है ना वो उन तक जो है पहुंच जाती है और लीक होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। बिकॉज थर्ड पार्टी वाली आपको पता है एनक्रिप्टेड तो होती नहीं है ना, एनक्रिप्टेड है नहीं। अब बाकी कुकीज़ में और थर्ड पार्टी वाली कुकीज़ में फ़र्क क्या है, देखो मैं बताती हूँ। मान लो आपने मिंत्रा की खोली है साइट, ठीक है, अब मिंत्रा में जो कुकीज़ है ना वो सिर्फ आपकी उसी साइट पे काम करेंगी, मतलब अगर आपने जो मिंत्रा पे देखोगे ना बस वो मिंत्रा वाली साइट पे ही काम करेंगी। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी कुकीज़ अगर आपके कंप्यूटर में आ गई ना गलती से भी कहीं से, तो ये आपके पूरे कंप्यूटर में आप जहाँ जहाँ वेबसाइट पे जिस वेबसाइट पे जहाँ कुछ भी सर्च कर रहे हो और कहीं भी अपनी डिटेल्स भर रहे हो, जैसे नाम, एड्रेस, अपना आधार कार्ड से लेकर साइन वाइन जहाँ जो मर्जी कर रहे हो, वो ये जो थर्ड पार्टी वाली है ना कुकीज़ ये उन सब पे नज़र रखती है, प्लस ये वहाँ से आपका डाटा भी चुरा लेती है, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन योर थर्ड पार्टी cookies and normal cookies. Moving forward, video graphics array connections are those which connect the monitor to computer video card and has कितने होल्स होते हैं इसमें, 15 होल्स होते हैं बेसिकली। सो कंप्यूटर केबल है ये बेसिकली, जो दोनों तरफ से ब्लू कलर की है, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू है, और इसके दो ब्लू कलर के बेसिकली दोनों तरफ इसके कनेक्टर होते हैं और एक कनेक्टर में जो है 15 पिंस होती हैं। अब ये केबल आपकी VGA पोर्ट में लगती है और इस केबल से ना आप अपने लैपटॉप या फिर CPU का डाटा, वीडियो डाटा ना जो है दूसरे मॉनिटर पे भेज सकते हो, ठीक है। सो अब और देखते हैं और क्या बताऊँ मैं VGA केबल के बारे में। अब जो VGA केबल है ना आपकी, ये कनेक्टर को ग्राफिक कार्ड पोर्ट्स पे लगाते हैं और दूसरे जो कनेक्टर है आपको देखो, एक का तो आपका ग्राफिक कार्ड पोर्ट पे लग गया, ठीक है, और दूसरा है ना ये मॉनिटर पे प्रेजेंट जो VGA पोर्ट होता है ना उसमें लगता है, ठीक है। इसके अलावा दैट्स इट, इतना याद करो VGA के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट इज़ ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, तो ये है आपका ट्रोजन हॉर्स भी लिखा होता है कई जगह पे, तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, ट्रोजन आ जाए ट्रोजन हॉर्स आ जाए। तो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बेसिकली देखो, ट्रोजन हॉर्स ना अपने आप को एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर दिखाता है और जो यूज़र्स हैं ना उनको ये ट्रिक करता है कि भाई मैं जेन्युइन हूँ, मुझे इंस्टॉल कर लो, और जैसे ही हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक बार इंस्टॉल हो गया ना तो उसके बाद ही हमारे PC में मलिशियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसी मलिशियस एक्टिविटीज़ करता है ये कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे PC में हो क्या रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेमोरी इज समटाइम्स यूज टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डाटा अवेलेबल एट CPU एट फास्टर रेट। तो कौन सी मेमोरी होती है? कैशे से भी फास्टर कौन से होते हैं? रजिस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कैशे ऑलरेडी बहुत बार करा चुकी हूँ, देखो इनकरेक्ट तो यही है कि ये स्टोर करता है परमानेंट यूज़ के लिए डाटा को, बिल्कुल गलत है। अब पहली स्टेटमेंट देखो, फास्टर देन मेन मेमोरी, बिल्कुल सही है। साइज ऑफ कैशे इज़ यूजुअली स्मॉल, बिल्कुल ठीक है, मैं साइज़ पहले करा भी चुकी हूँ कितना कैशे का साइज़ होता है। इट कीप्स प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम, बिल्कुल प्रोग्राम्स कुछ जो भी आपके शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में रन हो सकते हैं वो प्रोग्राम्स को रखता है ये पास में। आगे चलो। डैश इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क,
तो सॉलिड स्टेट ड्राइव आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कहलाती है। आगे चलो, ईच सेल इन अ वर्कशीट इन MS Excel 365 इज आइडेंटिफाइड बाय, तो वो होता है आपका रेफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी प्रेस्ड टू कंपोज अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल। जैसे ही आप जीमेल खोलते हो और तो आपको एक नया ईमेल कंपोज करना होता है, मतलब कंपोज करना होता है, तो उसके लिए क्या क्लिक करते हो आप, कंपोज पे। आगे चलो, इन वेब ब्राउज़र विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग वेब पेजेस। तो क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए? इट इज़ रेंडरिंग इंजन। रेंडरिंग इंजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है आपका वेब ब्राउज़र में, जो कि आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड को इंटरप्रेट करता है, ताकि और क्या करता है, इंटरप्रेट करके आपका जो वेब कंटेंट है ना स्क्रीन पे, उसको डिस्प्ले करता है बेसिकली। ठीक है, पर्पस देखते हैं इसका। पर्पस है इसका कि ये कोड फ्रॉम वेब सर्वर के में जो कोड हैं उसको कन्वर्ट कर देता है विजुअल कंटेंट में। विजुअल कंटेंट कैसा? टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, एंड आपका वीडियो भी हो सकता है, बेसिकली जो यूज़र वेब पेज पे देख सकता है। एग्जाम्पल्स जैसे ब्लिंक, वेबकिट, गेको। ब्लिंक में देखो, यूज इन गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। वेबकिट यूज्ड इन एप्पल सफारी। गेको माइक्रोसॉफ्ट मोजिला फायरफॉक्स में यूज़ होता है। प्रोसेस स्किप करो, ज़रूरत नहीं है। आगे चलो, पेज इंजन के बारे में पढ़ो। पेज इंजन रेफ़र करता है एक मैकेनिज़्म को जो रिस्पॉन्सिबल होता है जनरेट करने के, प्रोसेस करने के और डायनेमिक वेब पेजेस को डिलीवर करने के। ठीक है, पर्पस है इसका, टिपिकली ये पार्ट है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का या फिर एप्लीकेशन सर्वर का। ये हैंडल करता है जनरेशन ऑफ पेज कंटेंट बेस्ड ऑन टेम्पलेट्स, यूज़र इनपुट एंड डेटाबेस क्वेरी। एग्जाम्पल देखो टेम्पलेट इंजन्स के, जैसे कि टूल्स लाइक हैंडल बार, जिंजा 2, थाइमलीफ, विच कंबाइन HTML टेम्पलेट विद डाटा टू जनरेट कंप्लीट पेजेस। रोल है leave it. Now moving to server. Server is a computer or software system that provides data, resource and services to other devices, clients over a network. Purpose है इसका host and serve data और application to clients such as web browser और programs. Type of server देखो, 3 तरीके के हैं, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। वेब सर्वर में क्या, होस्ट एंड सर्व्स वेबसाइट। क्या करता है ये? होस्ट करता है और वेबसाइट को सर्व करता है, अपाचे, निंजेक्स, ये ठीक है। डेटाबेस सर्वर, स्टोर एंड मैनेज डेटाबेस, MySQL और ये वाला। एप्लीकेशन सर्वर, होस्ट एंड रन बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, व्हेन यू एक्सेस अ वेबसाइट योर ब्राउज़र सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर विच जस्ट लीव इट। यहाँ तक पढ़ो बस, आगे आओ। विच पोर्ट इज़ नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। तो ये जो पैरेलल पोर्ट होता है ना आपका, ये लाइन प्रिंटर पोर्ट कहलाता है। विच ऑफ द फॉन्ट टेक्स्ट विच ऑफ द फॉन्ट इफेक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन MS Word 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो ये स्मॉल कैप्स, सुपरस्क्रिप्ट, ये सब तो अवेलेबल होते हैं। तो इक्वलाइज करेक्टर हाइट वाला जो है ना आपका, ये फॉन्ट इफेक्ट नहीं आपका प्रेजेंट था वर्ड 2010 वाले में। शेडिंग ऑप्शन इन MS Word 365 इज़ यूज्ड फॉर। शेडिंग ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली इट मेकिंग अ टेक्स्ट पॉप बाय हाईलाइटिंग इट। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड करंट पेज ऑन इन गूगल सर्च इंजन। तो जब आप F5 प्रेस करोगे ना, तो आप करंट पेज को रीलोड कर दोगे अपने गूगल सर्च इंजन में। मैं आई गेस एक मेरा एक पेज दूंगी मैं आपको, जिसमें F1 से F12 तक कीज़ थी। इसमें मेरा पेज डाला था मैंने, वो शायद डिलीट हो गया है पहले जो मैं करा रही थी। तो चलो, मैं F1 से F12 वाली कीज़ का पेज मुझे एक बार नीचे याद भी दिला देना, वो मैं पेज डाल दूंगी आपका। ठीक है,
डैश इज़ अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। तो आपका जो गेटवे होता है ना, ये एक पैसेज है बेसिकली जो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है जो डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। गेटवे जो है ना, ये हार्डवेयर डिवाइस है जो दो डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ये कहाँ तक काम करता है, अगर आपसे पूछे, सेशन लेयर तक काम करता है। अब दो नेटवर्क जिनके प्रोटोकॉल अलग अलग है ना, ये उनको कनेक्ट करता है गेटवे। अब जैसे कि आपका राउटर, फायरवॉल, सर्वर, ये सब ना गेटवे की तरह एक्ट कर सकते हैं आपके बेसिकली, ठीक है। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन MS Excel 365, दैट इज EBS फंक्शन। डैश इज नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्जन, ऑब्वियसली जस्ट अभी हमने किया है गेटवे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। इफ देयर इज एनी डाउट दैट अराइजेस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जैसे ही दिखेगा मुझे मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको, ठीक है। टेक केयर।